दोस्तों, आज हम अपने तीसरे पार्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और तीसरे पार्ट के अंदर पहले वीडियो के अंदर हमने दो बातें पढ़ ली है। सबसे पहले वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि जो रोमन साम्राज्य है उसका क्या भौगोलिक परिचय है, अर्थात 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की हम बात कर रहे थे। उसके बाद में हमने रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल, जिसको हमने पूर्ववर्ती काल का नाम दिया था, उसके बारे में भी पूर्णतः अध्ययन कर लिया है। अब हम इस पाठ के अंदर हमारे परवर्ती रोमन साम्राज्य के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो परवर्ती रोमन साम्राज्य का अध्ययन करें उससे पहले हमें थोड़ा सा तीसरी शताब्दी के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या माना था, तीसरी शताब्दी को है जो एक बीच की रेखा मानी थी। तीसरी शताब्दी में कुछ संकट उत्पन्न हुए थे, आंतरिक संकट और बाह्य संकट, जिनकी वजह से क्या हुआ है, रोमन जो साम्राज्य है उसका पूरा ढांचा जो है वो अलग हो गया है और धीरे धीरे वो पतन की ओर जो है अग्रसर हुआ है। तो उस कारण को हम समझेंगे, कौन सी शताब्दी से समझेंगे उसको हम तीसरी शताब्दी के संकट नामक बिंदु से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि तीसरी शताब्दी से पहले क्या स्थिति थी। तो अगर हम बात करें पहली शताब्दी की, बात करें दूसरी शताब्दी की, तो ये तो गौरव की शताब्दी रही है, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि पेक्लो रोमाना चलता था। यहाँ पे क्या चलता था, पेक्लो रोमाना। पेक्लो रोमाना को हमने अच्छे तरीके से पिछली क्लास के अंदर समझा है। शांति का काल था, समृद्धि का काल था। तो पहली और दूसरी शताब्दी जो रोमन इतिहास के अंदर अगर देखें हम, तो ये बहुत ही अच्छी निकली है। लेकिन अब कौन सी शताब्दी आ रही है, तीसरी शताब्दी। और ये तीसरी शताब्दी जो है ये आपको तनाव के संकेत देगी। क्या संकेत देगी आपको, विभिन्न प्रकार के तनाव के जो है वो संकेत यहाँ पर प्रदान करेगी। कौन सी, तीसरी शताब्दी। पहली और दूसरी अच्छी निकली। अब तीसरी शताब्दी के तनाव के संकेतों की अगर बात करें तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं ससानी राजवंश का बिंदु, जिसके शासक है एक शापुर प्रथम। ठीक है, ये फर्स्ट है, शापुर फर्स्ट। देखिए, तो सबसे पहला लेते हैं कि ये जो ससानी राजवंश है यहाँ से क्या हमारे फर्क पड़ता है रोम के अंदर। ये ससानी जो राजवंश है ये विकसित हुआ है ईरान के अंदर। कहाँ विकसित हुआ है, ईरान के अंदर 225 ईसा पूर्व में, सॉरी ईसा के अंदर ही। ठीक है, 225 ईस्वी में ही ईरान के अंदर एक नया साम्राज्य वहां पर अस्तित्व में आ जाता है, वो है ससानी राजवंश। और ये जो ससानी राजवंश है ये ज्यादा आक्रमणकारी जो है वो माना जाता है, मतलब आक्रामक है, ये आक्रामक अत्यधिक है। और ये जो ससानी राजवंश है आने वाले 15 वर्षों में, मतलब 225 ईस्वी के बाद आने वाले 15 वर्षों के अंदर ही फरात नदी के जो है पश्चिम में ये साम्राज्य फैलने लग जाता है, वहां पे अपना साम्राज्य प्रसार करने ये लोग लग जाते हैं। और इन्हीं के एक शासक है शापुर प्रथम। कौन है, शापुर प्रथम। तो यहाँ शापुर प्रथम जो है इनका हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है, ये है शापुर प्रथम का अभिलेख। ठीक है, और इस अभिलेख के अंदर कुछ जानकारियां दी हुई है जिससे हमें पता चलता है कि जो ईरान का ससानी राजवंश है इसने भी यहाँ तीसरी शताब्दी के अंदर रोम के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न किया है। शापुर प्रथम का अभिलेख याद रख लेना 3 भाषाओं के अंदर लिखा हुआ है। कितनी भाषाओं में है ये, 3 भाषाओं में उत्कीर्ण किया हुआ है। तो देखिए ये कहता क्या है, ये शापुर फर्स्ट का जो अभिलेख है ये कहता है कि इसमें शापुर फर्स्ट जो है ये कह रहा है कि मैंने यहाँ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया है, आक्रमण किया है रोम पे। और इस आक्रमण के अंदर मैंने 60,000 रोमन सैनिकों की हत्या करी है। कितने लोगों की, 60,000 रोमन जो है उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी है। ये बता रहा है इस आक्रमण के अंदर, मतलब कि ये पराजय बता रहा है, रोम की पराजय बता रहा है, ईरान की विजय को बता रहा है। इसके अलावा वो लिखता है कि मैंने रोमन साम्राज्य की एक राजधानी एंटियोक, कौन सी, एंटियोक पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया है, एंटियोक पर अधिकार। ये अधिकार किसने कर लिया, ये शापुर ने कर लिया, इस शापुर फर्स्ट ने कर लिया। तो रोमन साम्राज्य की एक जो प्रांत है, ये राजधानी लिख रहा है इस लेख के अंदर, हालांकि ये राजधानी है नहीं, ये एक महत्वपूर्ण नगर है जो रोमन साम्राज्य का भाग था। एंटियोक जो है इस पर भी अधिकार कर लिया, किसने कर लिया, शापुर फर्स्ट ने कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी शताब्दी के अंदर यहाँ रोम के ऊपर जो है वो बाह्य आक्रमण जो है वो प्रारंभ हो गए थे। और इन बाह्य आक्रमणों को करने वाले प्रमुख जो यहाँ इनकी शक्ति थी वो थी ईरान का ससानी राजवंश। ये तीसरी शताब्दी की बात है, 225 ईसा पूर्व से ससानी राजवंश की यहाँ पर स्थापना प्रारंभ होती है और आने वाले 15 वर्षों के अंदर यहाँ पर ये रोम का एक बहुत बड़ा भाग हथिया लेते हैं। सेकंड देखते हैं हम जर्मन जनजातियां, जिसमें एल्मनाई, फ्रैंक, गोथ ये जनजातियां हैं। कुछ जर्मन बर्बर जनजातियां हैं ये। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी जनजातियां थी, जैसे कि एक जनजाति है और यहाँ पर विसिगोथो। कौन सी है, विसिगोथो। इसके अलावा भी है वेंडलो, वेंडलो
ये जनजाति भी आक्रमण करती है। इसके अलावा देखिए लोम्बार्डो ये जनजाति भी यहाँ पर आक्रमण करती है। और ये जो जातियां लिखी है विसिगोथो, वेंडलो, लोबार्डो, ये यहाँ के बहुत बड़े बड़े प्रदेशों को है जो रोम से हत्या लेगी और यहाँ पर अपना शासन कायम करेगी। ये फ्रैंक भी करेंगे, गोथ, एलिमनाई, ये सारी जो जनजातियां हैं ये जर्मनी की है। और हमने देखा था कि जब जूलियस सीजर गॉल का मतलब फ्रांस का सूबेदार बना था, उस समय उसने इंग्लैंड और जर्मनी को अपने अधीन में कर लिया था। तो अब ये काफ़ी समय पश्चात ये जो जनजातियां हैं अपने क्षेत्र को वापस प्राप्त करना चाहती है और रोम के साम्राज्य के ऊपर क्या कर रही है, आक्रमण कर रही है। अगर इस बात को हम देखें कि भाई ये जो जनजातियां हैं ये कहाँ से आक्रमण प्रारंभ कर रही है, तो अगर हमने बात करी थी कि जो रोमन साम्राज्य है जिसका उत्तरी भाग दो नदियां मिलकर के बनाती है, कौन सा, एक तो राइन नदी और एक डेन्यूब नदी। राइन और डेन्यूब जो है इसकी उत्तरी सीमा मानी गई थी। किसकी उत्तरी सीमा है, रोम की। ठीक बात है, ये हमने इसके जब भौगोलिक परिचय पढ़ा था उसमें देखा था, उत्तरी सीमा किसकी, रोम की। ठीक है, तो कौन कौन सी दो नदियां बना रही थी, राइन और डेन्यूब नदी। तो सबसे पहले इन जनजातियों ने, कौन सी जनजातियों ने, एलुमनाई, फ्रैंक, गोथ, विसिगोथो, वेंडलो और लोम्बार्डो, इन जनजातियों ने यहाँ आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, सबसे पहले उत्तर की ओर, मतलब जर्मनी से आते हैं तो यहाँ उत्तरी जो भाग पड़ता है रोम का, वहाँ पे आक्रमण करना प्रारंभ किया। और यहाँ पे इन्होंने, अगर हम बात करें कि क्या जीत लिया है, तो इन्होंने स्पेन से लेकर के दक्षिणी जर्मनी और काला सागर तक का जो एरिया है, ये इन्होंने जो है प्राप्त कर लिया, रोम के पास से ले लिया, रोम से छीन लिया था। मतलब उत्तरी जो भूभाग है भूमध्य सागर के ऊपर वाला, वो सारा भूभाग जर्मन जनजातियों ने रोमन साम्राज्यों से लूटना और आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया है। ये बात 3री शताब्दी की चल रही है। आगे चलते चलते 6ठी 7वीं शताब्दी तक हम पहुंचेंगे, तब जाकर के तो ये सारे जो उत्तरी है वो सारे ही सारे इनके हाथों से चले जाएंगे। अभी तो ये जनजातियां क्या कर रही है, इन क्षेत्रों पर आक्रमण प्रारंभ किया है 3री शताब्दी के अंतर्गत। आगे चल करके ये इन्हें हत्या भी लेंगे। ठीक है, अब हम तीसरा बिंदु देखते हैं इसमें, सम्राट डायोक्लेशियन। ये नहीं है, सम्राट डायोक्लेशियन, इनका कार्यकाल रहता है 284 ईस्वी से लेकर के और 305 ईस्वी तक का इनका काम रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि सम्राट डायोक्लेशियन जो है इनकी कौन सी विशेषताएं हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किया। देखिए, सम्राट डायोक्लेशियन जो है यहाँ पर कुछ नए परिवर्तन करते हैं, तो इन परिवर्तनों को हम समझते हैं। सम्राट डायोक्लेशियन ने एक चीज महसूस की कि जो पूरा रोमन साम्राज्य है बहुत बड़े विस्तृत भूभाग के अंदर फैला हुआ है, और इस इतने विस्तृत भूभाग के अंदर एक व्यवस्था को बनाए रखना और अपनी सीमा को कम नहीं होने देना, अर्थात आक्रमणकारियों का मुकाबला सफल तरीके से करना संभव नहीं लग रहा है इनको, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि साम्राज्य के अंदर ऐसे कई सारे प्रांत हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, ना वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दो बिंदुओं पर बात करते हैं, पहला बिंदु तो कि सामरिक दृष्टि से और दूसरा बिंदु आर्थिक दृष्टि से। अगर इन दो बिंदुओं से कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रदेश अगर उपयोगी लगता है तो उस प्रदेश को हर कोई राजा, हर कोई सम्राट अपने साम्राज्य में लाने की कोशिश करता है। लेकिन यदि कोई प्रदेश सामरिक और आर्थिक रूप से दोनों तरीकों से महत्वहीन हो जाए, कैसा हो जाए, महत्वहीन हो जाए, तो फिर उस प्रदेशों का कोई मतलब रहता नहीं है। तो सम्राट डायोक्लेशियन ने क्या किया कि जो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन क्षेत्र थे उन्हें छोड़ दिया और अपने साम्राज्य को क्या कर लिया, छोटा कर लिया, साम्राज्य को क्या किया, छोटा बनाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, साम्राज्य को छोटा बनाया। इसका मतलब अब ये हो गया है, देखिए यहाँ से दो चीजें पता चल रही है, साम्राज्य को छोटा बनाया है तो उसकी व्यवस्था ढंग से बनी रह पाएगी, ये इसका एक पक्ष में पॉइंट है। जबकि इसकी विपक्ष से अगर हम बात करें तो जो विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी जातियां जो आक्रमण करते आ रही है उनके लिए वो प्रदेश खाली हो गए हैं और वो उन प्रदेशों पर अपना आक्रमण करके अब सीधा जो इन्होंने छोटी सीमा तय करी है वहां पर वो अटैक करना प्रारंभ कर लेंगे। तो यहीं से एक जो रणनीति है, जो मुख्य बिंदु है वो तय हो जाता है कि जो पश्चिमी जो रोम है वो सबसे पहले पतन होता है, जबकि पूर्वी रोम इतना जल्दी पतन नहीं होता। वो इसका कारण अगर हम बात करें, मूल रूप से सोचने की कोशिश करें तो उसका यही कारण आता है कि उस तरफ से उसकी जो सीमाएं थी वो क्या कर ली गई थी, हटा ली गई थी, उन्हें छोड़ दिया गया था, क्योंकि उन प्रदेशों का कोई सामरिक और आर्थिक महत्व नहीं था। तो उन्होंने क्या कर लिया,
साम्राज्य को छोटा कर लिया। अब जो साम्राज्य को छोटा करने के बाद जो सीमाएं बनी, इन सीमाओं पर इन्होंने किले या दुर्ग बनवाए। क्या बनवाए? किले बनवाए, दुर्ग बनवाए, क्योंकि अब इन्होंने अपने छोटे साम्राज्य की जो साम्राज्य उन्होंने लघु कर दिया, उसके लिए अब क्या कर रहे हैं, ये व्यवस्था यहाँ पर कायम कर रहे हैं। तो अब सीमा पर इन्होंने क्या बनवा दिए, यहाँ पर किले बनवा दिए। तो पहला काम तो सम्राट डायोक्लेसियन ने ये किया कि सामरिक आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन क्षेत्रों को छोड़ दिया और साम्राज्य को क्या कर दिया, छोटे कर दिए। दूसरे काम इन्होंने क्या किया है कि अब जो सीमा इन्होंने बनाई है, छोटी सीमा जो तय की है, उस सीमा के ऊपर इन्होंने क्या बनाए हैं, अब किले बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। अब तीसरा काम ये और करते हैं, ये करते हैं प्रांतों का पुनर्गठन। क्या करते हैं? प्रांतों का पुनर्गठन करते हैं। हमने देखा था कि नगर और ग्रामीण जो संबंध है, नगर और ग्रामीणों का जो संबंध है, उसमें पूरे ग्रामीणों का प्रशासन, अगर नगर कह ले या प्रांत कह ले, उनके पास में था और उन्हीं की सहायता से जो है वो वहाँ का जो प्रशासन है वो चलाया जाता था। अब जो डायोक्लेसियन है, इन्होंने क्या किया है, प्रांतों का वापस से पुनर्गठन किया है और इसके अंदर एक नया कार्य किया। नया कार्य वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ प्रांतों का जो सैनिक कार्य है, कौन सा कार्य? सैनिक कार्य। और एक दूसरा जो कार्य होता है वो असैनिक कार्य। अगर मूल रूप से देखा जाए तो दो ही तो प्रकार के कार्य होते हैं, सैनिक कार्य और असैनिक कार्य। तो इन्होंने क्या किया, सैनिक कार्य और असैनिक कार्य जो दोनों है, इनको अलग कर दिया। अर्थात अब जो सैनिक अधिकारी थे प्रांतों के, उनको असैनिक कार्य नहीं करना था। इस असैनिक कार्य को करने के लिए अलग से अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैनिक कार्य करने वाले जो सेना नायक थे, उनकी कुशलता में यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि होगी। सेना नायक के कुशलता में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे ये मजबूत होंगे और साम्राज्य भी क्या होगा, मजबूत बनेगा। ये इनका ढंग का कार्य था, बढ़िया कार्य था, जिसकी वजह से पुनः एक बार जो है वो इस साम्राज्य के अंदर स्थायित्व की गति को प्राप्त कर रहा है। ठीक बात है। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये जो सम्राट डायोक्लेसियन है, इनके द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए वहाँ के समाज के अंदर, वहाँ के शासन के अंदर, और उन परिवर्तनों से पुनः जो है वो तीसरी शताब्दी का जो संकट है वो धीरे धीरे टला और वहाँ से वापस एक स्थायित्व की ओर जो है रोमन साम्राज्य आगे बढ़ रहा है। अब हम अगले भाग की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पर हमने 3 पॉइंट देख लिए हैं। पहले पॉइंट के अंतर्गत हमने यहाँ पे बात करी किसके बारे में, कि ससानी राजवंश आया जिसने यहाँ पर आक्रमण किया और उसकी वजह से यहाँ पे नींव हिलने लगी। सेकंड, जर्मन जनजातियाँ आई, एल्मनाई, फ्रैंक, ग्रोथ और विसिगोथो और वेंडलो और लोम्बार्डो, ये कई प्रकार की जनजातियाँ थी। इन्होंने भी इसकी नींव को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद में सम्राट डायोक्लेसियन बनते हैं, उन्होंने कुछ नए परिवर्तन किए, पुनः स्थिरता प्रदान की। और उसके बाद में हम बात करते हैं किनके बारे में, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में। डायोक्लेसियन के कुछ समय बाद ये सम्राट जो है बनते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इन्होंने देखिए ये 312 से लेकर के और 337 ईस्वी तक जो है वो रोम के शासक रहते हैं सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने कई सारे परिवर्तन किए हैं, कई सारे परिवर्तन वो ही रखे। तो कुल मिलाकर के 2 चीज़ें इनके बारे में देखते हैं। पहली बात तो कि कुछ परिवर्तन जो डायोक्लेसियन ने किए हैं, किसने किए हैं, डायोक्लेसियन, हमने कुछ पढ़े हैं, उन्हीं परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया, प्लस कुछ इन्होंने अपनी तरफ से क्या किए, नए परिवर्तन जो है वो यहाँ साम्राज्य के अंदर लागू किए। तो इन दोनों को मिलाकर के एक शासन व्यवस्था इन्होंने कायम करी है। किसने कायम करी, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए हैं उनको एक एक करके बिंदुगत हम समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला इन्होंने परिवर्तन किया है मौद्रिक नीति के अंदर। क्या, किस नीति के अंदर किया है, मौद्रिक मतलब मुद्रा के क्षेत्र के अंदर इन्होंने एक परिवर्तन किया। जब साम्राज्य छोटा हो गया है, अब इस साम्राज्य को एक व्यवस्थित आर्थिक ढांचा प्रदान करना है। यदि साम्राज्य की आर्थिक गतिविधियां अधिक होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, तो साम्राज्य के अंदर सुख समृद्धि अपने आप ही आने लगेगी और बाहरी जो आक्रमण है उनसे रक्षा करने में भी साम्राज्य जो है वो सफल हो सकेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन्होंने मौद्रिक परिवर्तन के तहत 4.5 ग्राम का, कितने का, 4.5 ग्राम का सोने का शुद्ध सिक्का, शुद्ध सोने का क्या चलाया है इन्होंने, सिक्का चलाया। शुद्ध सोने का सिक्का, एक नया सिक्का चला दिया। पुराने समय में इनके समय से जो चली आ रही थी वो सारी मुद्राएं इन्होंने हटाई और इन्होंने क्या किया, एक 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, जिसको कहते थे सॉलिडस। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिडस। ठीक है, ये जो सॉलिडस है ये सोने का सिक्का है।
अब इस मौद्रिक परिवर्तन के तहत इन्होंने ये नया सिक्का चला दिया और बहुत अधिक मात्रा में इसे जो है बनाया और इसका बाजार के अंदर चलन किया। करोड़ों की संख्या के अंदर ये सिक्के जारी किए गए, बाजार के अंदर प्रचलन में लाए गए। और यहाँ तक कि ये जो सॉलिडस का जो सिक्का है, ये जो रोम का पतन हम पढ़ लेते हैं कि भाई रोम क्या हो जाता है, रोम के पतन के बाद भी ये जो सिक्का है वो चलन में रहा था। मतलब कि ये सिक्का जो है एक मुख्य आधारभूत वस्तु बन गया था अर्थव्यवस्था के मामले के अंदर, रोम के अंदर। ठीक है। और इस सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बाद आने वाले शासकों ने और यहाँ तक कि रोम के पतन के बाद में भी ये सिक्का चलता रहा था। सिक्का कौन सा है? सॉलिडस। किसने चलाया है? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। तो इससे जो अर्थव्यवस्था है उसको एक मजबूती मिल गई। उसके बाद में हम देखते हैं धार्मिक परिवर्तन। तो देखिए, धार्मिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर उस समय सबसे पहले हमें समझना होगा कि रोम के अंदर उस समय की संस्कृति कैसी चल रही है, धार्मिक संस्कृति किस प्रकार की चल रही है। तो अगर हम बात कर ले संस्कृति के बारे में कि जो पहले चल रही थी वो किस प्रकार की थी, तो ये संस्कृति जो है धार्मिक, ये विविधताओं से परिपूर्ण है, भरी हुई है। ये विविधतापूर्ण थी। किस प्रकार की संस्कृति है? विविधतापूर्ण। और इस संस्कृति के अंदर माना जाता है बहुदेववाद। क्या माना जा रहा है? बहुदेववाद। बहुदेववाद का प्रचलन है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे देवताओं की, बहुदेववाद का सीधा सीधा अर्थ है बहु का मतलब बहुत सारे देव जो है यहाँ पर पूजे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ नाम भी याद रख लेते हैं, जैसे कि मिनर्वा की पूजा की जाती है। मॉर्स ये मॉर्स की पूजा की जाती है यहाँ पर। जुपिटर, इसके अलावा जूनो, कई सारे देवता है जिनकी यहाँ पर क्या की जा रही है? पूजा की जा रही है। और पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर इनके देवालय बने हुए हैं। इन देवताओं के क्या बने हुए हैं? देवालय बने हुए हैं। इन देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। इन देवताओं के मठ बने हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि रोम की जो संस्कृति धार्मिक क्षेत्र के अंदर कॉन्स्टेंटाइन से पहले जो चली आ रही है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। कई धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। कई देवताओं को पूजने वाले लोग जो है वो यहाँ पर मूर्ति पूजक है, वो यहाँ पर निवास करते हैं। और इनमें भी कई सारे देवताएं प्रचलन में हैं। मिनर्वा हो गए, मॉर्स हो गए, जुपिटर हो गए, जूनो हो गए। और इन देवताओं के देवालय, मंदिर, मठ पूरे साम्राज्य के अंदर जो है वो बने हुए हैं। तो अब ये क्या करते हैं? देखिए, इसके अलावा दूसरी एक और विशेषता अगर हम यहाँ पर देखें कि साथ ही साथ यहाँ पर यहूदी धर्म भी प्रचलित था। कौन सा धर्म प्रचलित है यहाँ पे? यहूदी धर्म भी प्रचलित था। ठीक है। और काफी बड़े भूभाग पर यह प्रचलित था। तो यहूदी धर्म जो प्रचलित है, क्या ये यहूदी धर्म भी एक ही जैसा था, मतलब एकास में था? नहीं, ये यहूदी धर्म भी एकास में नहीं था। एकास में नहीं था इसका मतलब विविधतापूर्ण था। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ समझ लें, हमारी पाठ्यपुस्तक में ये शब्द मिलता है एकास में। और इस एकास में का मतलब देखिए, हमने एक मूर्ति देखी होगी, सबने देखी हम में से। तो एक जो मूर्ति है वो दो प्रकार से बनाई जाती है। एक मूर्ति तो इस प्रकार से कि छोटे छोटे पत्थर अलग अलग लाए जाते हैं और उन पत्थरों को किसी अन्य लेप की सहायता से चिपका करके, मिला करके कई सारे पत्थरों की सहायता से एक मूर्ति का निर्माण किया जाए। जैसे कि एक मूर्ति है जिसमें जो कान लगाया वो किसी और पत्थर का लगाया है, नाक किसी और पत्थर की लगाया, इस प्रकार की जो मूर्ति बनाई है, तो वो जो मूर्ति है वो एकास्म मूर्ति नहीं है, वो विविधतापूर्ण मूर्ति है। लेकिन कई मूर्तियां ऐसी बनाई जाती है जैसे किसी एक बड़े पत्थर को लाया गया, उसको काट पीट करके मूर्ति की आकार दे दिया गया और फिर उसके अंदर जो नक्काशी वगैरह सारे करके एक बढ़िया सी मूर्ति तैयार कर दी गई। एक ही पत्थर की है, तो वो क्या है? एकास्म है। तो यहाँ पर हम जो एकास्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये संस्कृति के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहूदी धर्म के अंदर भी एकास्मिकता नहीं थी, अर्थात उसमें भी क्या थी? विविधताएं थी। कई प्रकार की वहां पर भी मान्यताएं यहूदी धर्म के अंदर भी प्रचलित थी, अर्थात विविधतापूर्ण धर्म था। कौन सा? यहूदी भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? उस समय एक और धर्म प्रचलित वहां पे था, ईसाई। कौन सा धर्म था? ईसाई धर्म। तो ये जो ईसाई धर्म है, इस ईसाई धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि कॉन्स्टेंटाइन से पहले यहाँ पर जो ईसाई धर्म है वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित धर्म था रोम के अंदर, क्योंकि यहूदी लोगों का यहाँ पर आधिपत्य था, बोलबाला था, और यहूदी जो है धर्म को मानने वाले ही ज्यादातर यहाँ पर शासक थे।
तो उन्होंने क्या किया, इस ईसाई धर्म को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने मान लिया, कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। यहाँ तक तो ठीक बात थी, स्वयं ने किया तो किया। अब इस ईसाई धर्म को क्या बना दिया था इन्होंने इस धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। कौन सा धर्म घोषित कर दिया, राजकीय धर्म। कौन से धर्म को, ईसाई धर्म को। किसने किया, कॉन्स्टेंटाइन ने कर दिया। अब देखिए, ये जो राजकीय धर्म घोषित हुआ है, तो इससे कुछ परिवर्तन हुए। इससे क्या परिवर्तन हुए कि यहाँ समाज के अंदर कट्टरता बढ़ गई। इससे क्या बढ़ी है, समाज में कठोरता व कट्टरता। देखिए, आपसी धर्मों के बीच में जो कठोरता थी वो इससे पहले बहुत कम थी, लेकिन यहाँ कठोरता व कट्टरता जो है वो इससे बढ़ गई है। इसके अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, इससे पहले जो दूसरी शताब्दी, पहले शताब्दी की अगर हम बात करें तो वहां पे धार्मिक रूप से लोगों के बीच में इतना मनभेद नहीं था, उनमें कठोरता नहीं थी। लेकिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बाद में यहाँ पर क्या हो रही है, धार्मिक रूप से लोगों के बीच में जो मनमुटाव है, मनभेद है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के जो बिशप है, इन्होंने जिस प्रकार का प्रचार किया, उस प्रचार के कारण जो है विभिन्न धर्मों को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ और जो है वो ईसाई धर्म का विरोध करने लग गए। तो कुल मिलाकर के हमने इनकी धार्मिक संस्कृति के बारे में देखा कि इनकी धार्मिक संस्कृति बहुत विविधतापूर्ण थी, जिसमें कई सारे देवताओं को पूजा जाता था। यहूदी धर्म भी प्रचलित था, वो भी विविधतापूर्ण था। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पे ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और ईसाई धर्म को स्वीकार करने के बाद ईसाई धर्म को राजकीय धर्म भी बना दिया। इस वजह से यहाँ पर धार्मिक कट्टरता जो है वो उसमें वृद्धि हुई है। ठीक बात है। अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट परिवर्तन जो है वो है राजधानी परिवर्तन। तो ये राजनीतिक परिवर्तन है राजधानी का, क्योंकि इससे इनको काफ़ी सुरक्षा महसूस हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए हम समझ लेते हैं कि राजधानी का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। राजधानी परिवर्तन, पहले जो रोमन साम्राज्य के शासक थे ये रोम को राजधानी बना करके शासन किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने रोम के ऊपर जो पश्चिम से, जो उत्तर पश्चिम से आक्रमण प्रारंभ हो गया, जर्मन कबीलों के, बर्बर जातियों के आक्रमण, तो अब इनकी राजधानी जो है वो सुरक्षित नहीं रही है और उन्होंने एक नई राजधानी के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया है। तो जो इनका पूर्वी भाग है, इनके साम्राज्य का पूर्वी भाग के अंदर जो बाइजेंटाइन क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र है, बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन, इस क्षेत्र को इन्होंने क्या कर दिया, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने इन्हें इसको क्या किया है, राजधानी बनाया। इस क्षेत्र को क्या बना दिया इन्होंने, राजधानी। ये जो क्षेत्र है राजधानी बनाने के पीछे कारण भी है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये तीन तरफ से, कितने तरफ से, तीन तरफ से जो है वो नदियों से घिरा हुआ है, पानी से घिरा है, नदी से घिरा क्षेत्र है, पानी से, समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है तीन तरफ से। तो अब यहाँ पर जो है वो प्राकृतिक सुरक्षा जो है राजधानी को प्राप्त हो रही है, सिर्फ एक ही तरफ का जो है इन्हें बचाव करना है। अब यहाँ से देखिए ये जो बाइजेंटाइन क्षेत्र है, ये बाइजेंटाइन क्षेत्र का नाम इन्होंने चेंज कर दिया और इसका नाम इन्होंने रखा कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या नाम रखा है, कॉन्स्टेंटिनोपल नाम रखा है। इन्होंने अपने नाम पर ही नाम रखा है, कॉन्स्टेंटाइन इनका नाम है और कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इस क्षेत्र का अपनी राजधानी का नाम रखा है। बाद में ये नाम धीरे धीरे आगे जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो उसके बाद में ये नाम पड़ गया कुस्तुनतुनिया। क्या नाम हो गया है, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, और वर्तमान में ये जो जगह है इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं हम जानते हैं इसको इस्तांबुल। ठीक बात है, इस्तांबुल कहाँ है भाई, वर्तमान में तुर्की। ठीक है, तो हम इस्तांबुल के नाम से जिस जगह को जान रहे हैं वो पहले कुस्तुनतुनिया था, कुस्तुनतुनिया से पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था और उससे पहले बाइजेंटाइन क्षेत्र था। यहाँ तक कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य स्थापित होगा, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, उसको बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था। तो वो यहाँ इसकी राजधानी इस जगह पर स्थित थी, बाइजेंटाइन क्षेत्र के अंदर, बाइजेंटाइन नाम से ही इसलिए इनको जाना गया था। अब देखते हैं कि भाई इन्होंने नई राजधानी तो स्थापित कर ली। ये जो नई राजधानी स्थापित बनी है तो इस नई राजधानी से कुछ परिवर्तन होंगे। नई राजधानी के साथ में प्रशासन चलाने के लिए नई सीनेट भी बनानी पड़ेगी। किसका गठन करेंगे हम, नई सीनेट का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि जो रोम के अंदर सीनेट थी वो तो भंग हो गई, राजधानी भंग हो गई वो। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद में एक सीनेट नई तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर शासक वर्ग का विस्तार होगा। क्या होगा, शासक वर्ग का विस्तार यहाँ से हमें परिलक्षित होगा। ये चौथी शताब्दी के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है।
शासक वर्ग का विस्तार। अब शासक वर्ग का विस्तार क्या है ये हम पहले समझ चुके हैं। हमने देखा था कि रोम के अंदर जो संकेंद्रण था शासक वर्ग का, जो सीनेटरों का, वो अब यहाँ से खत्म हो रहा है। और हमने बात भी की थी कि तीसरी शताब्दी के बाद में इसके अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि इसीलिए हो रही है कि नई राजधानी बनाई जा रही है, उस जगह के नए प्रांतों के जो स्वामी हैं, स्थानीय लोग जो है उन प्रांतों के, उन्हें अब ज़्यादा यहाँ पर शासन के अंदर महत्व प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या एक नया पहलू हमारे सामने आता है कि शासक वर्ग का क्या होता है, यहाँ पर विस्तार हम देखने को मिलता है। ठीक है, ये नई राजधानी से ये संभव हुआ है। तो राजधानी का हमने देख लिया। उसके बाद में आता है परवर्ती युग का श्रवण काल। देखिए, हम परवर्ती युग पढ़ रहे हैं, हमने तीसरी शताब्दी पढ़ी है, तीसरी शताब्दी के बाद में हमने डायोक्लेशियन को पढ़ा है, और उसके बाद में हम कॉन्स्टेंटाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट बात ये हुई कि ये हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं, रोमन साम्राज्य का परवर्ती काल पढ़ रहे हैं। और परवर्ती काल का ये स्वर्ण काल कहलाता है। किसका टाइम काल? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का, 312 से लेकर के 337 ईस्वी तक का समय अवधि। ठीक है, अब इसको स्वर्ण काल क्यों कहा गया है? देखिए, स्वर्ण काल कहने के पीछे कारण है, क्यों कहा जाएगा। पहले चीज तो हमने देखी कि यहाँ पे इन्होंने मौद्रिक परिवर्तन किया है, तो इसका मतलब अब साम्राज्य के अंदर जो है वो मौद्रिक स्थायित्व आ गया है। क्या आ गया है? मौद्रिक स्थायित्व यहाँ पर साम्राज्य के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर अभी भी जनसंख्या के अंदर अच्छी खासी प्रगति हो रही है, तो बढ़ती जनसंख्या भी यहाँ पर इनको उपलब्ध हो रही है इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर। तो इन दोनों कारणों की वजह से आर्थिक विकास के अंदर तेजी आती है। किस किस कारणों की वजह से? मौद्रिक स्थायीकरण और बढ़ती जनसंख्या। इससे जो क्या हो रहा है, आर्थिक विकास में क्या हो रही है? तेजी आ रही है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है। आर्थिक विकास बढ़ना, इससे सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि लोगों के पास में जो है पूंजी है वो अधिक मात्रा में इकट्ठी हो रही है। तो अब आर्थिक विकास के बढ़ने से और क्या क्या यहाँ पे परिवर्तन होते हैं, उन्हें अगर हम देखें तो देखिए, आर्थिक विकास के बढ़ने से यहाँ पे जो परिवर्तन दिखेंगे हमें, वो दो चीज़ों में देख रहे हैं हम। पहला हम देख रहे हैं कि यहाँ पर औद्योगिक निवेश, क्या है? औद्योगिक निवेश, औद्योगिक निवेश। अब ये जो औद्योगिक निवेश है ये ग्रामीण संपदा का भी हो सकता है। कौन सी? ग्रामीण संपदा में निवेश। ठीक है, ग्रामीण संपदा में निवेश जो है अब वो बढ़ रहा है। निवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो औद्योगिक पूंजी, औद्योगिक कारखाने वगैरह, तेलों के कारखाने, तेल बनाने के कारखाने, पेंच बनाने का कारखाना, कई प्रकार के कारखानों के वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। उन कारखानों के अंदर जो है अब ये रोमवासी क्या कर रहे हैं? अपनी पूंजी को लगा रहे हैं। तो औद्योगिक निवेश में वृद्धि हो रही है। दूसरी चीज हम यहाँ पे दृष्टिगोचर होती है कि पूर्वी देशों के साथ, कौन से देशों के साथ? पूर्वी देशों के साथ लंबे दूरी का व्यापार। कौन सी दूरी? लंबी दूरी का व्यापार, वो यहाँ से अब नया प्रारंभ हो रहा है। लंबी दूरी का जो व्यापार है उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। आई बात समझ में? जो पूर्वी देश है उनके साथ व्यापार में अब क्या कर रहे हैं ये लोग? बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखिए, जब पूंजी होगी, जब निवेश करने के लिए अपने पास पैसा होगा, तभी हम लंबी दूरी का व्यापार, आयात निर्यात जैसे कार्य कर सकेंगे। तो ये जो काम है, ये दोनों ही काम कॉन्स्टेंटाइन के काल के अंदर हो रहे हैं। और इन कार्यों की वजह से क्या हो रहा है? इन कार्यों की वजह से शहरी व ग्रामीण, शहरी व ग्रामीण दोनों जगहों पे क्या बढ़ी है? संपन्नता के अंदर जो है वृद्धि हुई है। अब यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ शहरी संपन्नता बढ़ी है, ग्रामीण संपदाओं को भी यहाँ पर लाभ अर्जित हुआ है। और इससे भोग विलास की वस्तुओं में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे क्या हुआ? भोग और विलास में भी बढ़ोतरी हुई है, जो एक शहरी संपदा या एक अर्थव्यवस्था के अत्यधिक विकसित होने का ही संकेत होता है। तो कुल मिलाकर के हमने बात की कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन बने। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ परिवर्तन किए, जिसमें से हमने जो पहला परिवर्तन पढ़ा वो था आपका मौद्रिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? मौद्रिक परिवर्तन, जिसके अंदर उन्होंने सॉलिडस नाम का 4.5 ग्राम का सोने का शुद्ध सिक्का चलाया और काफी बड़ी मात्रा में इसको परिवर्तित किया, प्रचलन में लाए। ठीक है, इससे एक मौद्रिक स्थायित्व जो है वो साम्राज्य को प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने अध्ययन किया है धार्मिक परिवर्तन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जो कई सारे देवताओं के और यहूदियों के पंथ चल रहे थे, उनके स्थान पर उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया और पूरे साम्राज्य को भी एक सूत्र में बांधने के लिए इन्होंने ईसाई धर्म को राज धर्म बना दिया।
उसके बाद में हमने देखा राजधानी परिवर्तन। जो पहले राजधानी थी वो संकटों से घिरी हुई थी, इसलिए इन्होंने राजधानी जो है वो बाइजेंटाइन क्षेत्र, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया या वर्तमान में इस्तांबुल जिसको कहते हैं, यहाँ पर बनाई। तीनों तरफ से पानी से घिरा हुई जगह थी ये, तो यहाँ पे इनको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त हुई और नई राजधानी बनने की वजह से शासक वर्ग के अंदर क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। उसके बाद में हमने देखा परवर्ती युग का क्या है, ये स्वर्णकाल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और मौद्रिक स्थायित्व की वजह से आर्थिक विकास के अंदर तेजी आई है, और आर्थिक विकास में तेजी आने के कारण से औद्योगिक निवेश, ग्रामीण संपदाओं के अंदर निवेश जो बढ़ा, और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार किया जा रहा था, लंबी दूरी का जो व्यापार था, उसमें निवेश ज्यादा हुआ। इन सब कारणों से शहरी और ग्रामीण जो संपदा है उसके अंदर संपन्नता दिखाई देती है, वृद्धि दिखाई देती है, और इससे भोग विलास के साधनों में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमने देख लिया कि परवर्ती युग का ये क्या कहलाएगा, स्वर्णकाल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो हम अब इसके बाद में पढ़ते हैं सम्राट थियोडोसियस को। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बाद में जो सम्राट बनेंगे वो कौन है, सम्राट थियोडोसियस। अब सम्राट थियोडोसियस ने क्या किया है, इन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया है। जो साम्राज्य रोमन साम्राज्य है, उस रोमन साम्राज्य का कौन सा वाला साम्राज्य है, ये रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य का विभाजन कर देते हैं ये कितने भागों में, दो भागों में। पहला पश्चिमी भाग और उसके बाद में दूसरा पूर्वी रोम, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। ठीक है, अब ये जो पश्चिमी रोम है ये बहुत जल्द ही संपन्न हो जाता है, बिखर के खत्म हो जाता है 476 ईस्वी के अंदर। लेकिन जो पूर्वी रोम है ये कुछ स्थायित्व को प्राप्त करता है, और काफी समय बाद यानी कि 1453 ईस्वी में जाकर के जो है वो ये सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें पश्चिमी रोम का पतन, कि पश्चिमी रोम में क्या स्थितियां हुई है वो, तो जैसा कि हमने देखा है थियोडोसियस जो सम्राट है, इन्होंने दो भागों में बांट दिया और एक नए भाग को बनाया पश्चिमी रोम, एक बनाया पूर्वी रोम। जो पश्चिमी रोम का गठन हुआ है, यहाँ पर जर्मनी के जो कबीले हैं जिसका हमने पूर्व में अध्ययन किया है, उन कबीलों ने क्या किया है, यहाँ पे अब साम्राज्य स्थापित कर लिया, अपने अपने शासन क्षेत्र स्थापित कर लिए। पहले वो आक्रमण ही कर रहे थे, अब कामयाब हो गए। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो स्पेन का क्षेत्र था, वहां पर विसिगोथो जो जाति थी, जनजाति, बर्बर जनजाति, इन्होंने आक्रमण करके और यहाँ पर विसिगोथों का राज्य बन गया। स्पेन में किसका राज्य कायम हो गया, विसिगोथों का राज्य कायम हो गया। अब बात करते हैं दूसरी, फ्रांस के अंदर। कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, जिसको हमने नाम अभी फ्रांस दिया है, उस समय क्या नाम था, गौल प्रांत। तो गौल के अंदर जो है यहाँ पर शासन कायम कर लिया फ्रैंको जाति ने। कौन सी जाति ने, फ्रैंको जाति का यहाँ पर क्या बन गया, राज्य बन गया। इसके अलावा देखिए अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका जो है वहाँ पर भी विभिन्न जनजातियों का अधिकार हुआ, जिसमें से यहाँ पर क्या हुआ है, वेंडलो ने, किसने कर लिया, वेंडलो का राज्य बन गया। वेंडलो जो जनजाति है उसका यहाँ पर राज्य कायम हो गया। इसके अलावा देखते हैं इटली में, तो इटली के अंदर लोम्बार्डो ने, किसने कर लिया, लोम्बार्डो, तो यहाँ पे लोम्बार्डो का राज्य कायम हो गए। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, उस पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे विभिन्न जनजातियों ने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि दक्षिण के अंदर भी जहाँ पे अफ्रीका का राज्य पड़ रहा था, अफ्रीका का क्षेत्र पड़ रहा था, वहाँ पर भी रोमन साम्राज्य के हाथ से वो क्षेत्र निकल गया और अन्य जातियों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया है। देख लेते हैं हम एक बार से फिर कि यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा है स्पेन को, और स्पेन के ऊपर किसने अधिकार कर लिया भाई, विसिगोथों ने। किसने कर लिया है, विसिगोथों ने। उसके बाद में हम देखते हैं गौल प्रांत या फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर किसने कर लिया, फ्रैंको ने राज्य स्थापित कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं अफ्रीका में किसने कर लिया, वेंडलो जनजाति ने अफ्रीका के ऊपर अधिकार कर लिया। फिर हम देखते हैं इटली, और इटली के अंदर किसने कर दिया, लोम्बार्डो ने अपना शासन यहाँ पर जो है वो स्थापित कर लिया है। कुल मिलाकर के इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो धीरे धीरे 476 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया है, पश्चिमी जो रोम है उसका क्या हो गया है, पतन, प्रारंभ क्या, समाप्त ही हो गया है 476 ईस्वी के अंदर। पश्चिमी रोम का मामला पूरा हुआ। उसके बाद में आपके सामने कौन आ रहा है, पूर्वी रोम। तो देखिए पूर्वी रोम को अगर हम समझें कि पूर्वी रोम में क्या स्थिति क्रिएट हो रही है, तो पूर्वी रोम के अंदर वास्तव में ये जो स्थिति चल रही है, तो इस स्थिति के बाद में देखिए 553 ईस्वी में
कौन सी ईस्वी के अंदर हम बात करते हैं? 553 ईस्वी के अंदर यहाँ पर शासक बनते हैं जस्टिनियन। कौन शासक बन रहे हैं? जस्टिनियन। इनके द्वारा पुनः एक बार इस पूरे क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान किया गया। समृद्धि का यहाँ पर ये परिचायक काल रहा है। जस्टिनियन ने वास्तव में देखें तो इटली को, जो लोम्बार्डो ने जीत लिया, और अफ्रीका और इटली, इन दोनों को पुनः रोमन साम्राज्य में मिला लिया, इन दोनों को वापस से जीत लिया। एक तरीके से पुनः रोमन साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। लेकिन जस्टिनियन के बाद आने वाले जितने भी शासक हैं वो इतने योग्य नहीं रहे और रोमन साम्राज्य बिखर गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि इससे कुछ हम अगर आगे बढ़ते हैं, अगर हम पहुंचते हैं 7वीं शताब्दी के अंदर। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी। और 7वीं शताब्दी के ही पहले ही दशक, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 7वीं शताब्दी के पहले ही दशकों के अंदर 610 और 620 ईस्वी की अगर हम बात करें तो यहाँ पहुँचते पहुँचते पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया था। कौन से दो देशों या साम्राज्यों के बीच में? रोम के बीच में, और इनके चिर प्रतिद्वंदी कौन? ईरान के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से पुनः रोमन ईरानी संघर्ष जो है वो प्रारंभ हो चुका है। इससे भी साम्राज्य अस्थिर हो गया था। ठीक है, और इस साम्राज्य के अस्थिर होने का ही फायदा आगे जाकर के देखिए। इसमें भी अगर हम बात करें 642 ईस्वी के आसपास की, कब की बात करें? 642 ईस्वी के आसपास की अगर हम बात करें तो 642 के अंदर एक ऐसा तूफान उठ करके खड़ा हो रहा था इनके पूर्व के अंदर, इन दोनों साम्राज्यों के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के अंदर एक तूफान खड़ा हो रहा था। और उस तूफान को हम किस नाम से जानते हैं? उस तूफान को हम जानते हैं मुस्लिम साम्राज्य के नाम से। कौन सा साम्राज्य? मुस्लिम साम्राज्य। मुस्लिम धर्म का उदय हुआ हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम धर्म को उदय किया गया। और इस मुस्लिम धर्म ने सभी क्षेत्रों को विजित करना प्रारंभ कर दिया। 632 में, इनकी मृत्यु के 10 वर्षों के बाद ही 642 में ये जो साम्राज्य है ये पूरा अरब क्षेत्र के साम्राज्य बन गया है। और यहाँ पर इनके अधीन में कौन सा क्षेत्र हो चुका है? अरब का क्षेत्र। और यहाँ से इन्होंने क्या कर लिया है? 642 ईस्वी तक आते आते रोम का बहुत बड़ा भाग और इस ईरान का भी बहुत बड़ा भाग जो है अरब लोगों के अधीन में आ चुका था। इसका मतलब अब ये जो तूफान का झोंका आया, इस तूफान के झोंके को झेलने में समर्थ ना तो रोम था और ना ही ईरान था। इसलिए धीरे धीरे आगे चलते हुए बात पहुंचती है 1453 के अंदर। कहाँ तक पहुंचती है? 1453 के अंदर। और 1453 में होता है कुस्तुनतुनिया का पतन। किसका पतन होता है भाई? कुस्तुनतुनिया। ठीक है, और ये जो कुस्तुनतुनिया का पतन है, यहीं से रोमन साम्राज्य की समाप्ति समझी जाती है, यहीं से पुनर्जागरण का प्रारंभ समझा जाता है, यहीं से आधुनिक विश्व का प्रारंभ समझा जाता है। आ गई बात समझ के अंदर? तो कुल मिलाकर के हमने आज परवर्ती रोमन साम्राज्य को पढ़ा। इस परवर्ती रोमन साम्राज्य के अंदर हमने सबसे पहले 3री शताब्दी के संकट को देखा, जिसमें हमने 2 बातें की थी। पहली बात तो हमने की थी ईरान के अंदर ससानी राजवंश का उदय होना और उसमें शापुर प्रथम का रोम के ऊपर आक्रमण किया जाना। और दूसरी बात हमने देखी थी जर्मनी की कुछ कबीलाई जातियां हैं, बर्बर जातियां हैं, उनके द्वारा एल्मनाई हो गई, फ्रैंक हो गई, गोथ हो गई, विसिगोथो हो गई, इन जातियों ने आक्रमण किया और इनका जो उत्तरी क्षेत्र है रोम का वो जीत लिया। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सम्राट आए डायोक्लेशियन और उन्होंने कुछ परिवर्तन किए और उनके परिवर्तन के बाद में यहाँ पर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन आते हैं। इन्होंने उनके कुछ परिवर्तनों को रखा, कुछ नए परिवर्तन किए, जिसमें मौद्रिक परिवर्तन इनका महत्वपूर्ण रहा। सॉलिडस सिक्का नया चलाया, मौद्रिक रूप से साम्राज्य को आर्थिक रूप से स्थायित्व मिला। धार्मिक परिवर्तन किया, धार्मिक परिवर्तन के अंदर इन्होंने ईसाई धर्म को साम्राज्य का प्रमुख धर्म, राजधर्म बना दिया, स्वयं भी ग्रहण कर लिया। उसके बाद इन्होंने राजधानी भी परिवर्तित की, कॉन्स्टेंटिनोपल को इन्होंने राजधानी बनाया, जिसे हम वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इनका जो इनका जो काल है, उस काल को इस प्रवर्ती युग का या प्रवर्ती साम्राज्य का स्वर्ण काल के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक रूप से क्या हुआ है? विकास हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों में संपन्नता जो है वो यहाँ पर बढ़ी थी। उसके बाद में हमने देखा कि सम्राट थियोडोसियस आए, इन्होंने अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम के अंतर्गत। पश्चिमी रोम का जो है वो 476 ईस्वी तक आते आते पूर्ण रूप से पतन हो जाता है, लेकिन पूर्वी जो है रोम
वो जस्टिनियन के प्रयासों से और उसके बाद काफ़ी समय तक रहता है, लेकिन 1453 के अंदर जो है अंतिम रूप से इसका क्या हो जाता है, कुस्तुनतुनिया का भी पतन हो जाता है और यहाँ पर आते हुए रोमन साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अब अगले भाग के अंदर इस पाठ का एक भाग और बचा हुआ है शेष, उस भाग के अंदर हम रोमन साम्राज्य की समाज की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, उनकी आर्थिक विशेषताएं कुछ पढ़ेंगे और उनके समय में दासों की स्थिति क्या है, स्त्रियों की स्थिति क्या है, सारी चीज़ें जो है एक टॉपिक के अंदर हमारी बची हुई है, उनके बारे में हम अध्ययन अगले पाठ के अंतर्गत, अगले भाग के अंतर्गत करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।